हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेंसिव एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन, जो कि फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 है और एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 है। टॉपिक जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट इज रेस्ट और मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन के यूज से न्यूमेरिकल्स को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे डिस्कस करेंगे। और क्योंकि न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन के लिए फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस वीडियो के अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो या तो रेस्ट में होता है या तो मोशन में, पर हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में। तो चलिए पहले हम इन दोनों टर्म्स को इसके डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो रेस्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं स्कूल से 100 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल को ही गायब कर देता हूँ। अब ये स्टूडेंट कहेगा कि मैं 100 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे। अब ये स्टेटमेंट टोटली इनवैलिड है और ये स्टेटमेंट तब तक इनवैलिड रहेगा जब तक कि मैं स्कूल को वापस नहीं ले आता। यहाँ पे आपने देखा कि स्टूडेंट को अपने पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट की आवश्यकता थी। तो इस पॉइंट को ही हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहेंगे, जिससे कंपेयर करके स्टूडेंट अपने पोजीशन को डिफाइन कर सकता है। तो इस डेफिनेशन में हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे अगर वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को, अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को चेंज नहीं करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये स्कूल इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट और इस स्कूल के बीच का डिस्टेंस ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक इसके ऑपोजिट, a object is said to be in motion if it changes its position with respect to its reference point with time। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे अगर वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है अपने रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अभी मूव करना स्टार्ट करता है और मूव करते हुए अपने रेफरेंस पॉइंट से आगे चला जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये था, पर अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन को चेंज किया है, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज किया है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अब तक आप रेस्ट और मोशन को अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पे हम मोशन कितने तरह का हो सकता है ये देखेंगे। तो मोशन बेसिकली 4 तरह का हो सकता है। सबसे पहले लीनियर मोशन। इस तरह के मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, जैसे कि जनरली व्हीकल्स सड़क पे मूव करती है। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जैसे कि हमारा अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के आगे या पीछे मूव करते रहता है, जैसे कि हमारे दीवार घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दीवार का पेंडुलम है वो कैसा मोशन कर रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। चौथा होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है और इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्लास 9th लेवल तक आपको केवल लीनियर मोशन के बारे में ही पढ़ना है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है, तो हम केवल इसी को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। तो किसी भी मटेरियल का वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो वैसा मटेरियल जिसके
फिजिकल प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप खुद हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे आपका हाइट पूछा, तो आप बताएंगे कि मेरी हाइट 5 फीट है। मैंने फिर आपसे आपका वेट पूछा, तो आप बताएंगे कि मेरा जो वेट है वो 55 के अप्रॉक्स है। अब क्योंकि आपने अपने हाइट को मेजर करके मुझे बताया कि ये 5 फीट है, आपने अपने वेट को मेजर किया और मुझे बताया कि ये 55 kg है, तो इसका मतलब है आप अपने हाइट को अपने वेट को मेजर कर सकते हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आपके हाइट और आपके वेट को क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का हो सकता है, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है बट पर डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने जब आपसे आपका हाइट पूछा तब आपने बताया कि ये 5 फीट है। क्या आपने ये बताया कि मेरी हाइट 5 फीट ईस्ट डायरेक्शन में है? क्या आपने ये बताया कि मेरी हाइट जो है वो 5 फीट वेस्ट के डायरेक्शन में है? या जो मेरा वेट है 55 kg नॉर्थ के डायरेक्शन में है? नहीं ना, क्योंकि आपके हाइट और वेट को बताने के लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वैसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेट, टेम्परेचर और भी बहुत सारे जो क्वांटिटी होते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कहा कि इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब वो फ्रेंड आपसे जरूर पूछेगा कि इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम ब्लॉक पे अपवर्ड फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक लिफ्ट करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन पे लगाने से इस जो ब्लॉक का मूवमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप फोर्स को बोले तो आपको डायरेक्शन बताना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन का रोल होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज को बताने के लिए डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। तो जिस जिस क्वांटिटी को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स का भी डायरेक्शन का भी यूज करना पड़ता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम समझते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जिस पाथ से आप ट्रेवल कर रहे हैं, जिस पाथ में आप मूव कर रहे हैं, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, उस पाथ का जो एक्चुअल लंबाई होता है, वही आपका डिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी आपका पाथ है, और इस पाथ का क्योंकि लंबाई 7 किलोमीटर है, इस पाथ का लेंथ 7 किलोमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि आपने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैसे होता है इसे हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, तो हम ये कहते हैं कि इसने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो लेंथ है वो 7 किलोमीटर का है। और फिर ये कार पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाती है, तो अब इसने 7 + 7 यानी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब ये कार फिर से पॉइंट सी से पॉइंट बी तक आती है,
तो अब इसका जो टोटल लेंथ हो जाएगा इसके पाथ का वो 7 + 7 और फिर से पॉइंट सी से पॉइंट बी तक 7 यानी 21। इसका टोटल लेंथ हो जाएगा, पाथ का जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे कार आगे बढ़ते जाता है उसके पाथ की लंबाई बढ़ते जाती है, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है और वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली बढ़ते जाता है। डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो डिस्टेंस के बाद अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जिस पाथ पे आप मूव कर रहे होते हैं, जिस पाथ पे आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस पाथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए आपने इस पॉइंट से अपने मोशन को स्टार्ट किया, अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे जाके अपने अपने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। तो जिस पॉइंट पे आपने अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया उस पॉइंट को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे आपने अपने मूवमेंट को स्टॉप किया उस पॉइंट को हम कहेंगे फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, ये समझ नहीं आया। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने इस पॉइंट से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया और इस तरह से घूमते हुए यहाँ पे आके कॉन्साइड कर गए। अब इस कंडीशन में आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे हो गए, कॉन्साइड कर गया। तो ऐसे में आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, और इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पाथ के लिए वो क्या होगा? जीरो होगा। तो कभी भी इनक्लोज्ड पाथ के लिए हमेशा जिसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। अब हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है। मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और पॉइंट बी तक आते हैं। तो इस कंडीशन में पॉइंट ए आपका इनिशियल पॉइंट होता है और पॉइंट बी आपका फाइनल पॉइंट होता है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अब आपने क्या किया? अब आपने पॉइंट बी से फिर से अपना स्टार्ट किया, अपना मूवमेंट स्टार्ट किया और पॉइंट सी तक गए। अब क्या हो गया कि आपका पॉइंट ए आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और पॉइंट सी आपका फाइनल पॉइंट हो गया। अब क्योंकि हम अपने राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो आपने अपने इनिशियल पॉइंट के लेफ्ट साइड में मूव किया, इसलिए जो डिस्टेंस आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है। ये डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता था और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी आपको फाइनल इनिशियल पॉइंट पता हो, फाइनल पॉइंट पता हो, तब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर सकते हैं। आप फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से माइनस कर देंगे तब आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने देखा था कि किसी भी पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसको क्या कहते थे? हम डिस्टेंस कहते थे। लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे।
डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, आपका फाइनल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हम एक तो स्ट्रेट लाइन से जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, एक इस तरह से मूव करके जा सकते हैं, एक इस तरह से हम ऐसे घूमते हुए जा सकते हैं। तो अलग अलग पाथ के लिए पाथ 1 का डिस्टेंस कुछ और होगा, पाथ 2 का डिस्टेंस कुछ और होगा और पाथ 3 का जो लेंथ होगा, पाथ का लेंथ होगा वो कुछ और होगा। इसके लिए उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी कुछ और होगा। तो इनफाइनाइट दो पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट पाथ्स पॉसिबल है और जिसकी वजह से दो पाथ्स के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस भी पॉसिबल है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। ओनली वन डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पाथ्स पॉसिबल हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और यहाँ पे वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये स्ट्रेट लाइन है और यही स्ट्रेट लाइन उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दो पॉइंट के बीच हमेशा एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, पर दो पॉइंट के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को। तो मोशन बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब वैसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ट्रेवल करता है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करते समय वो पहले एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और दूसरे एक सेकेंड में फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और तीसरे सेकेंड में भी 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, तो व्हेन अ बॉडी नॉट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करते समय उसने पहले एक सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और तीसरे सेकेंड में उसने 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ हम देखते हैं कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो बॉडी है वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले 2 मीटर, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर और फिर 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यानी जो उसका डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या है, बढ़ रहा है। पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 9 हुआ। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब हम देखते हैं स्पीड क्या होता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी पर यूनिट टाइम हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कभी भी ना तो जीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं और एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी
per unit time in a given direction is called velocity. तो पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उससे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और प्लस में डायरेक्शन भी होता है। और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, जैसा कि स्पीड का एसआई यूनिट होता था। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड की तरह टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए आप नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने स्पीड को डिफाइन किया था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी में चेंज होता है पर यूनिट टाइम तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां v क्या, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी और a फॉर एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, तो एक्सेलरेशन जब मोशन के डायरेक्शन में होगा तब वो पॉजिटिव होगा, और जब एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन है। हमने अभी ही देखा कि जब वो मोशन के डायरेक्शन में होता है तब पॉजिटिव होता है, और जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए भी हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का रोल होता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेट ऑफ अ बॉडी, यानी रेस्ट और मोशन को हमने डिस्कस किया, उसे डिफाइन किया। हमने मोशन के डिफरेंट टाइप्स को देखा, हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, स्पीड को समझा, वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना सीखा। और इस वीडियो के अगले पार्ट में हम मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि जब भी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।